आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल की शुरुआत करेंगे फिलहाल की हेडलाइंस पर। बेस मेटल्स में आज चौतरफा बिकवाली। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड के डिफॉल्ट के खतरे का असर, स्ट्रॉन्ग डॉलर ने भी बनाया दबाव। 5 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसलने के बाद सोने में निचले स्तरों से खरीदारी। कॉमेक्स पर भाव $1750 के ऊपर आए। चांदी में भी हल्की रिकवरी। FOMC बैठक की बाजार पर नजर। ऊंचाई से फिसला कच्चा तेल। ब्रेंट का भाव $74 के नीचे। MCX और नाइमेक्स पर भी 2% की गिरावट। US गल्फ में सप्लाई बहाल होने से बना दबाव। एग्री कमोडिटीज में आज चौतरफा बिकवाली का रुझान। NCDX पर सोयाबीन 5.5% टूटा। गुवार और मसालों में भी जोरदार गिरावट। सिर्फ कपास खली में बढ़त के साथ कारोबार। फेस्टिवल सीजन में दालों पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती। राज्यों को स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। 17 राज्यों के 217 व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट से ज्यादा दाल। हमारे साथ जुड़े हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के अभिषेक चौहान और SMC ग्लोबल की वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अभिषेक, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से शुरू कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा थीम है डॉलर में बढ़त, फेड की मीटिंग और चाइना में जो एवरग्रांड की तरफ से कंसर्न्स आ रही हैं। इन सब के बीच हमने सभी एसेट क्लासेस में गिरावट आते हुए देखी है। इन करंट स्तरों पर आपकी टॉपिक कहाँ होगी? वेरी गुड इवनिंग मनीषा। मनीषा, देखिए, हमने लास्ट वीक गोल्ड और सिल्वर में एक मंदी का एक व्यू बताया था और ओवरऑल बेस मेटल्स में भी हमको लग रहा था कि काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड और बेस मेटल्स में हमने जो टारगेट दिए थे उससे ओवरशूट हुए हैं। और जिस तरह से यूएस का फेड का मीटिंग आने वाले 2 दिन में कहीं ना कहीं उसका भी एक प्रेशर बना हुआ है। इक्विटीज काफी हाई पे थी, वो उस वजह से भी हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो प्रेशर बना है वो काफी ओवरऑल टेरिटरी में है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लगता है कॉन्ट्रा कॉल देना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल टेरिटरी में है। अगले 2 दिन में हो सकता है कि जिस तरह से यूएस में डेटा एक्सपेक्टेशन है या आए हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, जहां वजह से मुझे लग रहा है कि फेड को टेपरिंग करना पड़े। मुझे लगता है कि फेड को टेपरिंग के लिए और थोड़ा समय वेट करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा गोल्ड के लिए स्पेशली फेवर कर सकता है। मुझे लगता है कि 45,900 पर अगर आपको मिलता है, अभी 46,770 के आसपास है, थोड़ा नीचे मिलता है ₹150, तो आप वहां पर बाय करें। एक मेजर सपोर्ट है जहां पर से पिछली बार हमने रिवर्सल देखा था 45,550, उसका स्टॉप लॉस ले। और 46,500 का टारगेट अगले 2 से 3 दिन में आप देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ओके, तो वो टारगेट्स एंड स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अभिषेक की तरफ से। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। अच्छी खासी सेल ऑफ हमने यहाँ पर खाने के तेलों में आते हुए देखे हैं। वंदना, आप कहाँ पिक करेंगी? मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स में तेजी आ रही है और जिस तरीके से चाइना में यहाँ पे सारे अपडेट्स आ रहे हैं रियल एस्टेट्स को लेके, उसका जो असर है एग्री कमोडिटीज पे भी देखने को मिल रहा है। एक पैनिक सेलिंग है यहाँ पे मार्केट में और कुछ डिफाइनिंग मूव्स यहाँ पे दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी आते हुए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मस्टर्ड को भी यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए, जो काफी फर्म ट्रेंड के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली जो है वो हावी हो सकती है। पहली बार सोयाबीन यहाँ पे काफी महीनों के बाद 6,000 के नीचे के स्तर को भी टच किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मस्टर्ड को सेल करके चलना चाहिए। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को 8465 के लेवल पे 8300 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 8525 का हो सकता है। और अभी जो डाउनफॉल दिखाने के बाद एक रिकवरी आ रही है, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन भी मुझे लग रहा है जो $55 का जो एक सपोर्ट है उसको वो तोड़ेगा और नीचे की तरफ हो सकता है कि एक बार हम $52 भी आते हुए देखें। तो मेरे ख्याल से जो ऑयल सीड्स कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा और थोड़ा जो इसका इम्पैक्ट है यहाँ पे हम एडिबल ऑयल में भी देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे रिफाइंड सोया ऑयल है, इसमें भी मुझे लग रहा है कि 1303 के लेवल पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहिए। 1290 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1308 का। ऑलराइट, बिकवाली की राय यहाँ पर निकल के आती हुई, चाहे वो सरसों है फिर रिफाइंड सोया तेल।
लेकिन बात यहाँ पर आज की जो बड़ी खबर है उसकी कर लेते हैं, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड के डिफॉल्ट के खतरे और डॉलर में मजबूती से बेस मेटल्स में हमने यहाँ पर चौतरफा बिकवाली देखी है। इसके अलावा चिली में कॉपर माइंस में मजदूरों की हड़ताल खत्म होने के बाद उत्पादन एक बार फिर शुरू हुआ है। साथ ही बाजार की नजर कल से शुरू होने वाली FOMC की बैठक पर भी है। इन कई ट्रिगर्स के बीच आपको मेटल्स में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इक्विटी मास्टर के टेक्निकल एनालिस्ट विजय भंवानी भी जुड़े हैं। विजय नमस्कार। अच्छी खासी मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है और अगर फंडामेंटल्स के तौर पर जाएं तो ऐसा माना जा रहा है कि फोर्थ क्वार्टर जो ये साल का है और 2022 का जो फर्स्ट हाफ है, यहां पर डिमांड थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है, मांग मेटल्स में थोड़ी कम रह सकती है। आप इन सब खबरों को कैसे देखते हैं और चार्ट्स पर अगर हम अब मेटल्स देखें तो क्या रुझान है? नमस्कार मनीषा जी, शुक्रिया मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही बताया कि जो धातु हैं, मेटल्स, बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स की हम बात करें तो उनमें मुनाफा वसूली भारीपन का रुझान दिख रहा है छोटे से मध्यम अवधि के चार्ट्स पर। मैं जब भी आपके चैनल पर आया हूं मैंने कहा है कि मेटल्स में, धातुओं में हालांकि तेजी का माहौल अवश्य बना हुआ है, लेकिन जिसे सुपर साइकिल या ग्रैंड सुपर साइकिल कहते हैं उससे मैं सहमति नहीं रखता हूं। और जो आप अब देख रहे हैं वो इसी बात का इसका पुष्टिकरण है। जैसे आपने बताया साउथ अमेरिका में, जिसे हम लैटअम देश कहते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, चिली हो, पेरू हो, ब्राजील हो, यहाँ पर से धातुओं का उत्पादन बहुत होता है और इन सारे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन से काफी कर्जे ले रखे हैं। जब जब इन्हें पैसे की जरूरत होती है, ये जो उत्पादन करते हैं उसकी बिक्री बढ़ा देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन्हें कोरोना की वजह से भी एक मॉनेटरी स्टिमुलस देने की वजह से इन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी और ये धातुओं की बिक्री बढ़ाएंगे। तो इस वजह से एक और बहुत सारा पैसा, नोट छपे हैं जिसे हम अनबैक्ड करेंसी कहते हैं पिछले 1.25 से 1.5 वर्ष में। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है और रियल एसेट्स यानी कमोडिटीज के दामों में बढ़त आई है। लेकिन पीतल का दाम जो मार्च के लो से दुगने से ज्यादा हो गया, ये कुछ बहुत ज्यादा बढ़त आ गई थी और एक बहुत बड़ा करेक्शन आना जरूरी था। अब आप जो देख रहे हैं, एक जिंक ऐसा धातु है जो पिछले सप्ताह भी कुछ अपने स्तरों पर अटिक रहा, लेकिन बाकी धातुओं में आप देखेंगे, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, लेड हो, निकल हो, इनमें भारीपन है। और चाइना की जो खपत है सारे विश्व में, वो लगभग 20% विश्व के धातु चाइना खपाता है, चाहे वो इंटरनल कंजम्पशन हो या री एक्सपोर्ट के लिए हो। अब चाइना में तकलीफ आ गई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, चाइना का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है, जो 2008 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस स्तर पर आ गया है। इतनी बड़ी स्टील प्रोडक्शन में गिरावट आई है। तो ये बात तो तय है कि धातुओं में और भी मात्रा में गिरावट आएगी। उसके साथ साथ धातुओं के जो शेयर हैं, जैसे आप देखिए टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदाल स्टील वगैरह, इनमें भी उठक पटक पड़ जाएगी। यानी कि मुनाफा वसूली यहाँ से